हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी साइंस क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने यूक्रोमेटिन हिस्टोन हेट्रोक्रोमेटिन तक पढ़ लिया था। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन पढ़ ली थी, पैकेजिंग पढ़ ली थी। अब हम बात करेंगे आगे कि सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के लिए क्या क्या सर्च की गई, कैसे सर्च किया गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब न्यूक्लियन नाम दिया था मिसर ने, मतलब कि न्यूक्लियन के रूप में मिसर ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लिक एसिड की, जिसमें आरएनए डीएनए दोनों आते हैं, लेकिन फिर भी उसको जेनेटिक मटेरियल का पता नहीं था। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल, मेंडल ने भी इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल दिए थे, लेकिन उसमें भी पता नहीं चल पाया था कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है कौन। तो इसी तरह से जेनेटिक मटेरियल के लिए डिस्कवरी हुई वापस से। प्रीवियस डिस्कवरीज बाय ग्रेगर जॉन मेंडल, वॉल्टर शटन, थॉमस हंट मॉर्गन और न्यूमरस अदर साइंटिस्ट had narrowed the research to the chromosomes located in the nucleus of most cell। मतलब बहुत सारी सेल्स के न्यूक्लियस में इन सभी ने मिलके देखा अलग अलग तरीके से। बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल कौन है। उसके लिए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता है सबसे पहले, जो एक्सपेरिमेंट है। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट उसमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। इसमें हमें याद क्या क्या रखना है। सबसे पहले तो 1928 में ये दिया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल गिवन बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। एक्सपेरिमेंट जो किया गया था वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया पे किया गया था, जो कि निमोनिया कॉज करता है। जो निमोनिया है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के द्वारा तो होती ही है, साथ में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इसको निमोनिया को और कॉज करता है। मतलब कि दो कॉजिंग एजेंट होते हैं निमोनिया के, जिसमें से कि एक ये था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई का ही यूज किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में। फिर क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो था, निमोकोकस जो था, उसको कल्चर प्लेट पे ग्रो कराया गया। कल्चर प्लेट पे ग्रो कराने के बाद उसमें शाइनी कॉलोनी प्रोड्यूस हुई, शाइनी कॉलोनी स्मूथ वाली। जबकि दूसरी जो है रफ कॉलोनी प्रोड्यूस हुई, आर स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन वाली। दिस इज बिकॉज स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव म्यूकस। स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया के पास म्यूकस था, मतलब कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड का कोट था। अब ये जो आर स्ट्रेन है उसके पास नहीं था। माइस जो है एस स्ट्रेन के द्वारा इन्फेक्ट होता था। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे दो तरह के बैक्टीरिया के स्ट्रेन थे। एक एस स्ट्रेन था, एक आर स्ट्रेन था। जो एस स्ट्रेन था वो स्मूथ था, क्योंकि इसके पास कैप्सूल था। जब इसके पास कैप्सूल था, वो भी पॉलीसैकेराइड का, तो इसके पास ये रफ था। और इसके पास कैप्सूल भी नहीं था, नो कैप्सूल। ये जो कैप्सूल होता है, ये इम्यून सिस्टम से, होस्ट ऑर्गेनिज्म के इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो एस स्ट्रेन किसी होस्ट में एंटर करेगा तो इसका जो कैप्सूल है वो उसके इम्यून सिस्टम से बचा लेगा। तो कैप्सूल प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट, इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट, होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाता है। जबकि यहाँ पे क्या होगा, कैप्सूल नहीं है तो ये इम्यून सिस्टम से बच नहीं पाएगा। नो प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट, होस्ट के इम्यून सिस्टम से कोई इसके पास प्रोटेक्शन नहीं है, जिस कारण से ये जो एस स्ट्रेन है ये इन्फेक्शियस हो गया।
और ये इन्फेक्शियस नहीं रहा। इन्फेक्शियस को हम वायरुलेंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन का जो डिफरेंस है वो समझ आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें अब जो कल्चर बनाया उस कल्चर में एक में एस स्ट्रेन था, एक में आर स्ट्रेन था। जब माइस जो था उसमें एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया तो माइस मर गया। क्यों? क्योंकि उसके पास कैप्सूल था। माइस के अंदर निमोनिया कॉज कर दिया। निमोनिया कॉज करने से माइस की डेथ हो गई। आर स्ट्रेन जो है, आर स्ट्रेन रफ स्ट्रेन है, इसके पास कोई कैप्सूल नहीं है। अब कैप्सूल नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा? नो कैप्सूल, नो निमोनिया, माइस जिंदा रहेगा, लाइव रहेगा। अब क्या होगा? ग्रिफिथ ने हीट किल किया बैक्टीरिया। हीट किल मतलब जो एस स्ट्रेन था उसको गर्म किया, और गर्म करने के बाद उसमें जो बैक्टीरिया था वो मर गया। एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया मर गया। तो अब क्या हुआ? जैसे एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया मरा तो इस समय ये कैप्सूल नहीं बना पा रहा। जब ये कैप्सूल नहीं बना पा रहा है तो ये इंजेक्ट जब किया तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा बैक्टीरिया को। पहले तो बैक्टीरिया ही किल्ड है तो वो इन्फेक्शन भी कॉज नहीं करेगा, जिस वजह से जो माइस है वो लाइव रहेगा। अब क्या हुआ? बैक्टीरिया वो जो माइस था वो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से भी नहीं मरा और आर स्ट्रेन से भी नहीं मरा। अब इन दोनों को मिला के लगाया कि ही एस स्ट्रेन हीट किल्ड वाला इससे भी नहीं मर रहा था, आर स्ट्रेन लाइव वाला इससे भी नहीं मर रहा था। अब इन दोनों को मिला के जब इंजेक्ट किया तो ये चूहा मर गया। अब ये कैसे मर गया? तो यहाँ पे इसका फिर चूहे का किया पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम के बाद इसमें इसकी बॉडी में क्या मिला? लाइव एस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया इस माइस की बॉडी में देखने को मिले। लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इस माइस की बॉडी में देखने को मिले, जिससे प्रूफ हुआ। जबकि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एस स्ट्रेन तो हमने किल्ड वाला डाला था, यहाँ पे लाइव कहाँ से आ गया? और लाइव हमने कौन डाला था? आर स्ट्रेन। इससे ये बात समझ आई कि जो आर स्ट्रेन था वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। अब ये आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में किस प्रकार से कन्वर्ट हुआ होगा वो यहाँ पे समझते हैं। कि हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पे ये आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है। ये जो बैक्टीरिया है ये आर स्ट्रेन का है। अब आर स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया है उसके पास में जो डीएनए पड़ा हुआ है, ये बैक्टीरिया है मीडियम में लाइव है, इसके पास एक डीएनए पड़ा हुआ है। ये डीएनए है, डीएनए ऑफ एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन के पास डीएनए रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर तो कुछ टिपिकल रिसेप्टर इस टाइप का बना देता हूँ समझने के लिए। तो यहाँ पे डीएनए रिसेप्टर होता है आर स्ट्रेन के पास। अब डीएनए रिसेप्टर क्या करेगा? जैसे ही ये डीएनए इसके कांटेक्ट में जाएगा, ये डीएनए से कांटेक्ट में जाने से सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। अब जैसे ही सेल के अंदर एंटर होगा तो ये जो बैक्टीरिया है इस बैक्टीरिया में डीएनए चला गया। खुद का तो था ही, साथ में एस स्ट्रेन वाले का भी आ गया। अब एस स्ट्रेन वाले का जो बैक्टीरिया था उसके पास प्रॉपर्टी थी कैप्सूल बनाने की। है ये अभी भी आर स्ट्रेन, ये आर स्ट्रेन ही है, लेकिन इसके पास जो डीएनए था ना एस स्ट्रेन वाला, उसके पास प्रॉपर्टी थी कैप्सूल बनवाने की। तो ये इसके ऊपर भी एक कैप्सूल बनवा देगा। जैसे इसके ऊपर भी कैप्सूल बनवा देगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो डीएनए की थी। अब आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन इसी बेसिस पे तो डिसाइड किया था। जिसके पास कैप्सूल है उसको आर स्ट्रेन बोल एस स्ट्रेन बोल दिया था, और जिसके पास नहीं है उसको आर स्ट्रेन बोल दिया था। तो अब इसमें भी कैप्सूल आ गया, मतलब ये आर स्ट्रेन कैसे बिहेव कर रहा है अब? एस स्ट्रेन की तरह।
आर स्ट्रैंड कैसे बिहेव कर रहा है, एस स्ट्रैंड की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहां से ये जो माइस था इसमें कौन मिलेगा फिर, एस स्ट्रैंड। और इसी प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्योंकि जो प्रोसेस थी ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। और ये प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन समझा, ये हीट किल्ड एस डाला था और लाइव आर डाला था और माइस मर गया था। कैसे मरा था, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यहाँ पे काम किया था। हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो था हैड एनेबल्ड द आर स्ट्रेन, वो आर स्ट्रेन को एक्टिव करता है टू सिंथेसिस अप स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट। पॉलीसैकेराइड कोट क्या था, कैप्सूल था, जिससे कि वो कैसा हो गया, वायरुलेंट हो गया, क्योंकि वो अब इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा उस आर स्ट्रेन को भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन क्या था, किस किसने इसकी डिस्कवरी में सहयोग किया था, तो कौन कौन था, ओसवाल्ड एवरे, कोलिन मैक्लॉइड, मैकलिन मैककार्टी। अगर डायरेक्ट बोले तो एवरी, मैक्लाइड और मैककार्टी तीन प्राणी थे। अब ये तीन साइंटिस्ट जो थे, इन तीन साइंटिस्टों ने इसकी डिस्कवरी की थी। किया गया था इसमें जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था इसी को कंटिन्यू किया था बायोकेमिकल नेचर जानने के लिए। क्या क्या किया, प्योरीफाई किया था बायोकेमिकल्स को, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। अब इन तीनों में इनको कंफ्यूजन थी कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल कौन है, प्रोटीन है या डीएनए है या आरएनए है। इसका पता लगाने के लिए इन्हें फर्दर एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया था, तो तीन टेस्ट ट्यूब ली थी, इसको यहाँ समझते हैं। तीन टेस्ट ट्यूब ली थी। ये टेस्ट ट्यूब जो थी इसके अंदर कल्चर डाला, कल्चर मीडिया, जैसे कल्चर मीडिया डाला, साथ में क्या डाला इसमें, एक में डाला प्रोटीएज, एक में डाला आरएनएज, एक में डाला डीएनएज। प्रोटीएज क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ देगा। आरएनएज क्या करेगा, आरएनए को तोड़ देगा। और डीएनएज क्या करेगा, डीएनए को तोड़ देगा। इससे क्या हुआ, अगर हम इसको 1 2 3 बोल देते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले केस में प्रोटीन डीनेचर हो गई, प्रोटीन डीनेचर हो गई। मतलब इसमें ये पता चलेगा कि अगर प्रोटीन के न होने से ट्रांसफॉर्मेशन रुका तो मतलब जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है। आरएनए के नहीं होने से ट्रांसफॉर्मेशन अगर रुक गया तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए के नहीं होने से अगर ट्रांसफॉर्मेशन रुका तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पे क्या किया गया कि प्रोटीएज डाला, प्रोटीएज डालने से जो प्रोटीन थी वो टूट गई, यानी प्रोटीन डिनेचर हो गई। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन रुकेगा क्या, तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुका, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। तो प्रोटीन टूट गई, पहले तो ये लिखते हैं डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के डिनेचर होने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। फिर क्या होगा, आरएनएज डाला, आरएनएज डालने पे आरएनए टूट गया,
तो हम कहेंगे डिनेचुरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ आरएनए। आरएनए भी टूट गया। आरएनए टूटने से हुआ क्या? ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी हो रहा था, मतलब कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल नहीं था। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। अब क्या होगा? आरएनएस डालने के बाद फिर डीएनएस डाला। डीएनएस डालने के बाद क्या हुआ? डिनेचुरेशन ऑफ डीएनए। जब डीएनए का डिनेचुरेशन हो गया तो ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। नो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब डीएनए की अनुपस्थिति में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इससे ये प्रूफ हुआ कि ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल जो था वो डीएनए ही था, यानी कि जेनेटिक मटेरियल भी कौन है? डीएनए है। तो इस बात से ये प्रूफ हो गया कि जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए है, आरएनए नहीं है और प्रोटीज भी नहीं है। तो यहाँ से ये कंप्लीट, ये हमें कंफर्म हुआ। और क्या है इसमें? जरा ऑल्सो डिस्कवर द प्रोटीन, ये सब एंजाइम डाले थे। Digest with DNase did not inhibit the transformation, suggesting that the DNA caused transformation। इससे क्या पता चलता था? अब जैसे ये डिनेचर हो गया डीएनए तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, तो यहाँ से डीएनए कॉज्ड द ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से ये पता चला कि डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था। दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज हेरिडेटरी मटेरियल। यहाँ से क्या कंफर्म हुआ था कि डीएनए जो है वो हेरिडेटरी मटेरियल है। बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्वीनियंस्ड, मतलब कि सभी को इस बात पे अभी भी भरोसा नहीं था। यहाँ पे पूछा गया है कि डीएनएज और डीएनएज में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस इतना सा है, यहाँ पे बहुत सारे डीएनए की बात हो रही है और यहाँ पे एक एंजाइम है एएसई। हम कह सकते हैं कि ये सरनेम है एंजाइम का, तो जहाँ एएसई लगा होगा वो एंजाइम होता है। आगे हम बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। अब डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इसके लिए हार्से और चेजे ने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था? अब इसमें एक वर्ड लिखा है यूनिवोकल प्रूफ। यूनिवोकल प्रूफ का मतलब होता है फाइनल प्रूफ दिया था इसने। यूनिवोकल प्रूफ मतलब फाइनल प्रूफ। तो इसने फाइनल प्रूफ क्या दिया था? द यूनिवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट अल्फ्रेड हार्से और मार्था चेज। अल्फ्रेड हार्से एंड मार्था चेज इन 1952। अब किया गया था, दे वर्कड विद वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। ऐसे वायरस पे इसने काम किया था जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। उसका नाम क्या था? बैक्टीरियोफेज। अभी जो बैक्टीरियोफेज है, इस बैक्टीरियोफेज पे किस तरह से इसने काम किया? द बैक्टीरियोफेज अटैक्स द बैक्टीरिया, अटैचेस द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरिया से अटैच होगा, अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें एंटर करा देगा बैक्टीरियल सेल में, और बैक्टीरियल सेल में जेनेटिक मटेरियल एंटर करा देगा तो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हो जाएगा। Bacterial cell treats the viral genetic material as if it was its own and subsequently manufactured more virus particles। अब हुआ क्या इसमें? जो हार्शे चेजें थे, work to discover whether there was protein or DNA from the virus entered the bacteria। अब उसने क्या देखा, इसमें क्या डिस्कवर किया कि वायरस के पास प्रोटीन कोट होता है जिसको हम कैप्सिड बोल देते हैं, साथ में इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि डीएनए हो गया। तो अब उसने ये कंफर्म किया कि बैक्टीरिया के अंदर जाएगा क्या, प्रोटीन जाएगा या डीएनए जाएगा? तो जो जाएगा वही इन्फेक्शियस होगा और वही आगे कंटिन्यू कराएगा, मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन बनाएगा। दे ग्रो ऑन दे ग्रो some virus on medium that contains the radioactive phosphorus।
कुछ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले वायरस बनाए, कुछ के पास रेडियो एक्टिव सल्फर था। यहाँ पे हम इस एक्सपेरिमेंट में समझते हैं, ये एक्सपेरिमेंट डायग्रामेटिक है। अब क्या हुआ इसमें, रेडियो एक्टिव फेज जो है वो इकोलाई बैक्टीरिया पे जो इन्फेक्शन कराने के लिए रेडी थे। इन्फेक्शन प्रोसीड मतलब कि इन्फेक्शन कराया जाएगा तो क्या होगा, वायरल कोट रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया, वायरल कोट बैक्टीरिया से रिमूव कर दिए जाएंगे। ब्लेंडर एजिटेटिंग देम इन ब्लेंडर, ब्लेंडर में उसको एजिटेट किया जाएगा। अब क्या क्या हो रहा है आगे डायग्राम में हम देखेंगे। स्पिनिंग देम इन सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे इसका। फिर क्या होगा, बैक्टीरिया वाज इन्फेक्टेड विद वायरस that had radioactive DNA. Bacteria was infected with virus that have radioactive DNA, were radioactive, indicating that DNA was material that passed from virus to bacteria. Bacteria that were infected with virus that have radioactive protein are not radioactive. This indicates protein did not enter the bacteria from the virus. DNA is therefore genetic material that passed from virus to bacteria. अब इसको समझता है यहाँ पे इसने किया क्या, इस कहानी में क्या कहा। तो ये दो कल्चर बनाए, एक कल्चर में रेडियो एक्टिव सल्फर लिया, दूसरे कल्चर में रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया। अब जो सल्फर होता है वो प्रोटीन में मिलता है, क्योंकि हमने पढ़ा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, और अमीनो एसिड से मिलके प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन से मिलके एक एप्सिड बनता है। तो हम कह सकते हैं जो सल्फर है वो कैप्सिड में मिलेगा इसके। इसी तरह से फास्फोरस, हम जानते हैं फॉस्फेट ग्रुप डीएनए में होता है, या फिर हम कहें न्यूक्लिक एसिड में होता है। तो फॉस्फेट ग्रुप जब न्यूक्लिक एसिड में होता है तो न्यूक्लिक एसिड में फास्फोरस मिलेगा। तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस कहाँ मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड में। जबकि रेडियो एक्टिव सल्फर कहाँ मिलेगा, कैप्सिड में, प्रोटीन के कैप्सिड में। याद कैसे रखना है, S35, अगर इसको देखें तो S भी ऐसी बना सकते हैं और 5 भी ऐसी बना सकते हैं। जिसमें 35 आ रहा है वो S है, मतलब सल्फर है। S35 सल्फर हो गया, इसका दूसरा हो जाएगा P32 रेडियो एक्टिव फास्फोरस। P32 रेडियो एक्टिव फास्फोरस होता है, S35 रेडियो एक्टिव सल्फर होता है। नॉर्मल क्या होगा, P30 और S32। अब ये कल्चर A था, ये कल्चर B था, इस तरह से मान लेते हैं, इसको ए भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ए क्रॉस मतलब ए वाला जो एक्सपेरिमेंट था और बी वाला एक्सपेरिमेंट। अब हुआ क्या क्या वो देखते हैं। यहाँ पे ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा इकोलाई को, ये इकोलाई है। इसको जैसे ही इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्शन के दौरान इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर एंटर कर जाएगा। जेनेटिक मटेरियल एंटर करने से जेनेटिक मटेरियल अंदर आ गया और बाहर रह गया कैप्सिड। अभी कैप्सिड अटैच रहेगा। सेम काम यहाँ भी हुआ दूसरे में भी, कि इसका जेनेटिक मटेरियल वो अंदर आ गया और बाहर रह गया कैप्सिड। अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि इसका जेनेटिक मटेरियल जो ए वाला है, इसका जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव नहीं था, क्योंकि इसका तो कैप्सिड रेडियो एक्टिव था, जबकि यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव था। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बैक्टीरिया के अंदर जा कौन रहा है, डीएनए जा रहा है। लेकिन आगे फर्दर क्या किया, क्योंकि अभी दिखाई नहीं दे रहा था। अब फर्दर क्या किया कि इसको सेंट्रीफ्यूज किया गया। सेंट्रीफ्यूज मतलब कि पहले तो इसको ब्लेंड किया गया। ब्लेंड करने से क्या होगा, ये जो अटैच्ड दिखाई दे रहे हैं, ये जो कैप्सिड इससे अटैच है, तो ये ऐसे ही रहेगा। जब इसको ब्लेंड कर देंगे तो यहाँ से डिटैच हो जाएगा। तो कैप्सिड को बैक्टीरियल सेल से हटा दिया गया। जो खाली खाली कैप्सिड है, इसको सबको बैक्टीरियल सेल से हटा दिया गया। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को, यहाँ पे तो हमने कराया था इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के बाद यहाँ पे इन्फेक्शन कराया था, इन्फेक्शन के बाद ब्लेंडिंग कराएंगे। ये ब्लेंडिंग स्टेप है। ब्लेंडिंग में क्या किया, कैप्सिड को रिमूव करा दिया। और जेनेटिक मटेरियल अंदर है सेल्स के। सेल्स कौन है, इकोलाई। यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल नॉन रेडियो एक्टिव है, और यहाँ पे रेडियो एक्टिव वाला है। अब क्या होगा, ये कैप्सिड भी अलग हो गए दोनों केस में, और ये सेल भी अलग हो गया कैप्सिड से। अब क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे। ये जो स्टेप है सेंट्रीफ्यूगेशन का। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि
जैसे टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में दो लेयर बन जाएंगी। एक में ये कैप्सिड वाली बना देता हूँ, सेल वाली, और दूसरी लेयर में कैप्सिड वाली बना देता हूँ, क्योंकि कल्चर मीडियम है ये तो, मतलब अब ये मीडियम में क्या हुआ, ये कैप्सिड वाली बन गई। इसको मैं बोल देता हूँ कैप्सिड वाली लेयर, और इसको मैं बोल देता हूँ सेल्स वाली लेयर। सेल्स कौन से, इकोलाई है। तो सेपरेट हो गए सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण। जब ये सेपरेट हो गए तो पहले केस में क्या हुआ, जो कैप्सिड वाला रीजन था वहां पे रेडियो एक्टिव मटेरियल मिला, मतलब रेडियो एक्टिव सल्फर मिला। जो कैप्सिड वाला रीजन था वहां पे रेडियो एक्टिव सल्फर मिला, लेकिन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस सेल्स के पास नहीं मिला। जबकि इसमें क्या हुआ, दूसरे केस में कैप्सिड वाले में कोई रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, जबकि रेडियो एक्टिव कहाँ मिला, सेल्स के अंदर, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस सेल्स के अंदर मिला। तो इससे कहने का मतलब, इससे ये पता चला कि जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था वो सेल्स के अंदर है, और फॉस्फोरस होता है डीएनए में, और डीएनए ही सेल के अंदर गया होगा। इससे क्या कंफर्म हुआ कि डीएनए ही सेल के अंदर गया होगा। यहाँ से भी क्या कंफर्म हुआ, क्योंकि नॉन रेडियो एक्टिव था डीएनए इधर का, और सेल के अंदर भी नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए, यहाँ भी नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए था, सेल के अंदर भी नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए था। तो इस बात से कंफर्म हुआ कि जो सेल्स के अंदर इन्फेक्शन के बाद जा रहा है वो डीएनए ही है, और जो इन्फेक्शन के बाद जा रहा है वो डीएनए है, और वही जेनेटिक मटेरियल भी है। वही क्या है, जेनेटिक मटेरियल भी है। तो यहाँ से ये एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया कि ये जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है, क्योंकि यही नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, क्योंकि कैप्सिड तो बाहर रह गए, तो इससे यही नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। तो इसी को, यही जो एक्सपेरिमेंट था, हार्शे और चेजे का एक्सपेरिमेंट था। फिर क्या है, फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज को अगर हम देखते हैं तो जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी सिंपल सी होनी क्या चाहिए, कि जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए। तो इसके सीधे सीधे जो करेक्टर्स हैं इसको देखते हैं। अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। कौन कौन से क्राइटेरिया है, कि अपनी रेप्लिका खुद बना सके, एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब कि रेप्लिकेशन कर सके, अपनी कॉपी बना सके। दूसरा काम, दूसरा क्या करेगा, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। ऐसा ना हो कि हर रोज, हर समय या हर टाइम कभी भी ये चेंज होता रहे। केमिकली स्टेबल होना चाहिए, स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंज। ऐसा भी नहीं हो कि बिल्कुल ही चेंज ना हो, उसमें स्लो चेंज हो, म्यूटेशन जैसी कंडीशन, जो कि इवोल्यूशन के लिए जरूरी भी है। स्लो चेंज होना चाहिए जो कि इवोल्यूशन के लिए जरूरी भी है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। जो मेंडेलियन कैरेक्टर्स थे उसकी फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकता हो। तो ये चार जो प्रॉपर्टीज हैं, ये अगर जेनेटिक कोई भी फुलफिल करता है तो वो जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा। हमें याद रखना है कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, और ध्यान रखना पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही था। पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही था। कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल होगा आरएनए, जैसे कि टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया, क्यूबी बैक्टीरियोफेज हो गया। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए मिलता है। अब इसमें और क्या रह गया, फ्रॉम foregoing discussion, it is clear that the debate between the protein virus DNA as the genetic material, DNA जो है जेनेटिक मटेरियल था, was univocally resolved। यूनिवोकली मतलब फाइनल प्रूफ एकदम आ चुका है। कैसे, हार्शे और चेजे के एक्सपेरिमेंट से अभी अभी देखा था।
इट बिकम एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। यहाँ से प्रूफ हो गया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। सब्सिक्वेंटली बिकम क्लियर दैट इन सम वायरसेस आरएनए इज ऑल्सो जेनेटिक मटेरियल। कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। क्यों होता है वो हमने अभी अभी देखा था। वाई डीएनए इज प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। डीएनए, अब इसमें कुछ आंसर करने की, डीएनए जो है प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल क्यों है, whereas आरएनए परफॉर्म्स डायनेमिक फंक्शन फॉर मैसेंजर एडेप्टर फाउंड टू बी फाउंड फ्रॉम द difference between the chemical structures of two nucleic acid molecules। इसमें पूछा गया है कि प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल डीएनए को क्यों माना जाता है, जबकि आरएनए भी बहुत सारे काम कर सकता है। लेकिन डीएनए को अगर हम पढ़ते हैं तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, मतलब उसके अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर है। डीऑक्सी राइबोज शुगर होने के कारण, मतलब सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं था ना, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर होने के कारण उसमें स्टेबिलिटी आती है। दूसरी बात, इसमें यूरासिल की जगह थायमिन होता है, वो भी एक स्टेबिलिटी का कारण है। तो इस तरह से ये स्टेबल हो जाया करता है। तो स्टेबिलिटी इसमें होती है और स्लो म्यूटेशन मतलब स्लो चेंजेस को शो करता है, जबकि आरएनए जो होता है वो फास्ट चेंजिंग को शो करता है। जैसा कि हम जानते हैं वायरल जो इन्फेक्शन होते हैं उसकी अभी तक परफेक्ट मेडिसिन नहीं बनाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि जो आरएनए वायरसेस होते हैं या फिर जो आरएनए वाले जितने भी इन्फेक्शियस वायरस होते हैं वो जल्दी जल्दी अपने वेरिएंट बना लेते हैं। तो जो आरएनए था वो चेंज हो जाता है। आरएनए के चेंज होने के कारण उस पर जो वैक्सीन बनाई थी वो फिर बाद में फर्दर कारगर नहीं रहती है। इसीलिए डीएनए को प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल माना जाता है। तो ये जो 4 कैरेक्टर्स हमने पढ़े थे ये फुलफिल होने चाहिए, वो जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा। आगे हम बात करते हैं और क्या है इसमें। इफ वन एग्जामिन सच रिक्वायरमेंट वन बाय वन बिकॉज of rule of base pairing complementarity, both nucleic acid DNA and RNA have the ability to direct their duplication। दोनों ही डुप्लीकेशन अपनी बना सकते हैं, मतलब कि दोनों ही आरएनए हो या डीएनए हो अपनी कॉपी बना सकते हैं। द अदर मॉलिक्यूल इन लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन फेल्स टू फुलफिल द फर्स्ट क्राइटेरिया। जो प्रोटीन होता है अपनी कॉपी नहीं बना सकता है, डीएनए और आरएनए बना सकता है। द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल enough not change with the different stages of life cycle। लाइफ साइकिल में बार बार चेंज ना हो, स्टेबल रहे एज के साथ। विद चेंज इन फिजियोलॉजी चेंज होने पे बार बार चेंज ना हो जाए। स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी एविडेंट इन ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल itself that heat which killed the bacteria at least did not destroy some of properties of genetic material। जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में, कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में जो एस स्ट्रेन था उस एस स्ट्रेन को हीट किल किया गया था, और हीट किल करने के बाद भी इसका डीएनए जो था वो डेस्ट्रॉय नहीं हुआ, मतलब कि वो स्टेबल था। तो इस तरह से स्टेबल होना चाहिए, तभी तो वो डेस्ट्रॉय नहीं हुआ हीट किल करने पे भी। तो ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में अभी अभी हमने देखा था विच किल्ड द बैक्टीरिया एटलीस्ट डिड नॉट डेस्ट्रॉय सम प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, और उसकी प्रॉपर्टीज जो थी जेनेटिक मटेरियल की वो डेस्ट्रॉय नहीं हुई। This now can easily be explained in light of the DNA that two strands being complementary if separated by heating come together। ये जो दो स्ट्रैंड थे डीएनए के वो सेपरेट हो गए हीट करने पे, लेकिन जैसे ही हीट हटाई गई मतलब कि टेम्परेचर नॉर्मलाइज किया गया तो ये वापस से कंप्लीमेंट्री थे तो आगे जुड़ गए। complementary if separated by heating come together when appropriate condition are provided। वापस से appropriate condition provide करेंगे तो वो दोनों स्ट्रैंड जो थे वापस से जुड़ जाएंगे। फॉर द सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप जो प्रेजेंट है आरएनए में
वो उसको लायबल बनाता है, मतलब चेंज हो सकता है, इजीली डिग्रेड हो सकता है। अभी अभी हमने बात की थी उसकी कि जो वो था पेंटोस शुगर, उस पेंटोस शुगर पे सेकंड कार्बन पे OH है, ये वाला जो OH है यहाँ पे अगर ऑक्सीजन है तो ये OH जो है इसको लायबल बनाता है चेंज होने के लिए, और ये डिग्रेड भी इजीली हो जाएगा, मतलब अनस्टेबिलिटी आती है इसकी वजह से। जो कि डीएनए में यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन होता है, O नहीं होता है, इसीलिए उसको डीऑक्सी बोलते हैं। अब क्या होगा, ये इजीली डिग्रेडेबल है। आरएनए इज ऑल्सो नोन टू बी कैटालिटिक। आरएनए जो है कैटालिटिक एक्टिविटी भी शो करता है, हेंस रिएक्टिव। तो ये रिएक्टिव भी है, जब कैटालिटिक एक्टिविटी शो कर रहा है मतलब रिएक्टिव भी है। देयरफॉर डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव। जो डीएनए होता है वो केमिकली लेस रिएक्टिव होता है, तो स्टेबल भी होगा। लेस रिएक्टिव मतलब स्टेबल, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल हो गया व्हेन कंपेयर टू आरएनए। आरएनए कंपेयर में वो मोर स्टेबल हो गया। देयरफॉर अमंग टू न्यूक्लिक एसिड द डीएनए इज ए बेटर जेनेटिक मटेरियल। डीएनए कैसा है, एक बेटर जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी है, और फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही था, लेकिन आरएनए के बाद बना है डीएनए, और डीएनए बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है एज कंपेयर टू आरएनए। In fact, the presence of thymine at the place of uracil, इसकी भी हमने बात की थी कि थायमिन की जगह यूरासिल होता है। तो यूरासिल also confers additional stability to the DNA। तो डीएनए में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी उसी की वजह से आती है। इसको पढ़ेंगे, ऐसा कहा गया है कि इसको आगे पढ़ेंगे। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट। दोनों डीएनए आरएनए म्यूटेट हो सकते हैं। इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट ए फास्टर रेट। जो आरएनए होता है वो फास्टर रेट पे म्यूटेट करता है। जैसे कि एक फैक्ट आया था जिसमें बताया गया, जो कोविड था, वो कोविड अप्रोक्स 17 म्यूटेशन शो करता था अप्रोक्स 1 मंथ के टाइम पीरियड में। 17 बार ये चेंज हो जाता था, जिस वजह से इसकी प्रॉपर वैक्सीन नहीं बन पा रही थी। फास्टर रेट से म्यूटेट होता है। कॉन्सिक्वेंटली वायरस हैविंग आरएनए जीनोम, वायरस जो है उसके पास आरएनए जीनोम होंगे कुछ के पास, एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पेन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। लाइफ स्पेन म्यूटेट जल्दी जल्दी वो म्यूटेट होंगे और बहुत तेजी के साथ ही इवॉल्व भी हो जाएंगे। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आरएनए प्रोटीन डायरेक्टली बना सकता है, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स, और वो आसानी के साथ कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस भी कर देगा। जबकि डीएनए क्या है, डीएनए हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस। पहले ये आरएनए बनाएगा, फिर प्रोटीन सिंथेसिस करवा पाएगा, जबकि आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस करता है। द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी हैज इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी आरएनए के साथ ही काम करती है। अब the above discussion indicates that the both RNA and DNA can function as जेनेटिक मटेरियल। दोनों ही आरएनए डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन डीएनए बीइंग मोर स्टेबल, डीएनए भी मोर स्टेबल है। इस वजह से प्रिफेयर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डीएनए का यूज किया जाता है। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। जब जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन करना हो तो आरएनए बेटर है, लेकिन स्टोरेज के लिए डीएनए बेटर है, इसलिए मोर प्रायोरिटी डीएनए को दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आरएनए वर्ड।